Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the GST काउंसिल के पर्सपेक्टिव से है। हमारे कंट्री के अंदर में इनडायरेक्ट टैक्सेशन के रिगार्डिंग में जो GST का प्रोसेस है उसमें मल्टीपल लेयर्स हैं वो एग्जिस्ट किया करती हैं टैक्सेशन का। तो उन्हीं को रिस्ट्रक्चर करते हुए GST काउंसिल के द्वारा 2 स्लैब्स है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में लाई गई हैं। एक स्लैब है वो 5% का रहेगा, अदर स्लैब जो है वो 18% का रहेगा। तो स्टूडेंट, जो कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि लग्जरी आइटम्स के रूप से हम उनको काउंट किया करते हैं या सिन गुड्स के रूप से हम उनको काउंट करते हैं, वो 40% का जो कैटेगरी है उसके अंदर में एग्जिस्टेंस में रहेंगे। तो आप देखिए कि कॉमन मैन के ऊपर जो बर्डन है उसको रिड्यूस करने का कोशिश किया गया GST काउंसिल के द्वारा। 15 अगस्त के समय नेशन को एड्रेस करते हुए PM सर के द्वारा भी कहा गया था इनडायरेक्ट टैक्सेशन का ये जो रिजाइम है GST, इसके अंदर में रीस्ट्रक्चर का ज़रूरत है, चेंजेज का ज़रूरत है प्रेजेंट समय के अंदर में, जिससे कॉमन मैन के ऊपर जो टैक्सेशन का बर्डन है उसको रिड्यूस किया जा सके। अगर हम बात करें हमारे UPSC एग्जाम से रिलेटेड, क्या इसके पॉजिटिव आउटकम हैं वो रहेंगे इस डिसीजन की। कॉमन मैन के ऊपर जो टैक्सेशन का बर्डन है वो रिड्यूस होगा, लेकिन आप देखिए कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको भी करेक्ट करने में, उसको भी इम्प्रूव करने के अंदर में ये बेनिफिट है वो प्रोवाइड करेगा। कैसे यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, हमारे काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर में इन्वर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर है, इन्वर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसका आप देखिए कि इम्प्लीकेशन है वो देखने के लिए मिलता है। इन्वर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर का करेक्टनेस कैसे होगा इस जो टैक्स स्लैब्स हैं जिनको कि 2 यहाँ पे किया गया है उसके रिगार्डिंग में। इन्वर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर वो हुआ करता है जब आपको किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना हो तो उसके जो इनपुट जो वहाँ पे आइटम्स हैं जो आप यूज करोगे इसको प्रोडक्ट को बनाने के रिगार्डिंग में, आप देखिए कि जो इनपुट आइटम्स हैं उनके ऊपर में मोर GST का प्रेजेंस होना, मोर टैक्सेशन उनके ऊपर में लगना, और आउटपुट का जो आपका प्रोडक्ट बना, जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है उसके ऊपर लेस GST का एप्लीकेशन होना। तो इन्वर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसको भी करेक्ट करने में हेल्प ये प्रोवाइड करेगा। क्या स्टूडेंट्स, इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहेंगे। आप देखिए कि नेगेटिव इम्पैक्ट बताए गए हैं। फिजिकल लॉस है वो हो सकता है, मीन्स जो रिवेन्यू लॉस हो सकता है स्टेट्स के द्वारा एक जो डिमांड है वो भी किया गया था कि उनका रिवेन्यू लॉस है उसको कंपनसेट किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उनको कुछ स्पेशल पैकेज है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएं। फिजिकल इम्प्लीकेशन है वो कितना हो सकता है, एक आप देखिए कि एस्टिमेट किया गया है कि 40,000 करोड़ के आसपास जो फिजिकल इम्प्लीकेशन है वो हो सकता है इस रीस्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि GDP का 0.4% है वो यहाँ पे रहेगा। स्टूडेंट्स, ये आप देखिए कि GST है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्सेशन के जो एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि UPSC अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ टैक्सेशंस को ऑप्शन में दे देगा। क्वेश्चन ये रहेगा कि डायरेक्ट टैक्स के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं इनमें से। फर्स्ट एग्जाम्पल के बारे में अगर हम रीड करें तो इनकम टैक्स है जो वो आपका डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। जो आपका इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। लेकिन आप देखिए कि जो कॉरपोरेट टैक्स जो हुआ करता है, कॉरपोरेट जो टैक्स है वो भी यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। थर्ड अगर हम बात करें तो कैपिटल गेन टैक्स है, कैपिटल गेन जो टैक्स है ये डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स हैं। याद रखना इन सबको, अगर आपको नहीं पता है तो आपको रीड करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे ही बेसिक सवाल हैं जो प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो GST के बारे में हुआ। एक और आपके लिए यहाँ पे होमवर्क है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हम GST हैं उसको एग्जिस्टेंस में लेके आए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपको पता होना चाहिए। GST काउंसिल का जो डिसीजन है, तो GST काउंसिल है वो कैसा बॉडी है, क्या ये आप देखिए कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल ये बॉडी है। तो स्टूडेंट्स, उसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जिसके थ्रू GST एग्जिस्टेंस में आया था, आर्टिकल 279A के थ्रू जो GST काउंसिल है उसको क्रिएट किया गया। आर्टिकल के अंदर में मेंशन है, डेट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविजन मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ये बॉडी है। एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग के समय ही बना सकते हैं कि बाद में उनको नहीं क्रिएट किया जा सकता। आप देखिए कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज हैं वो हमने देखा है जो गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया गया रिसेंट ईयर्स के अंदर में ही। GST काउंसिल है उसको क्रिएट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो हैं जो अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू भी क्रिएट हैं, वो की जा सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो GST काउंसिल है, GST काउंसिल को हेड कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर इसको हेड करते हैं।
स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी इसके पार्ट हुआ करते हैं। 2/3 कोई भी रेजोल्यूशन को पास करना हो तो 2/3 का जो वोटिंग पावर है वो किसके पास में है, स्टेट्स के पास में है यहाँ पे। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जीएसटी काउंसिल, इनडायरेक्ट टैक्सेशन और डायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट आप देखिए कि गवर्नर के पर्सपेक्टिव से है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के रिगार्डिंग में कंटिन्यूस जो डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन है वो किया गया है। स्टेट्स के द्वारा अपना सबमिशन करते हुए कहा गया कि गवर्नर को बिल के ऊपर में एक्ट है वो करना ही होगा, गवर्नर किसी भी तरीके से उसको डिले है वो नहीं कर सकते हैं। 3 मंथ का जो डेडलाइन है उसके रिगार्डिंग में भी कहा गया है यहाँ पे स्टेट्स के द्वारा कि वो भी आप देखिए कि एक्सटेंडिंग एक डेडलाइन है। डेड लॉ क्रिएट करने के रिगार्डिंग में गवर्नर को स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो पीपल्स के विल के थ्रू आप देखिए कि एग्जिस्टेंस में आया है, तो उनकी डिमांड को करने के रिगार्डिंग में गवर्नर को जो एक्ट है वो करना ही होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स का भी आप देखिए कि मेंशन है। एक आर्टिकल यहाँ पे मेंशन है आर्टिकल 167 के बारे में कि जो सीएम है, सीएम समय समय पे गवर्नर के साथ में कंसल्ट करते हैं। जब भी उनके द्वारा कोई कानून लिया जाता है तो गवर्नर के साथ में वो कंसल्ट करते हुए प्री लेजिस्लेशन प्रोसेस के अंदर में उनके साथ में उनका डिस्कशन है वो हुआ करता है। हमारे जो पीएम है, पीएम का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आप देखिए कि काउंसिल के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डिसीजन लिया गया उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना प्रेसिडेंट को। किस आर्टिकल के अंदर में मेंशन है जो पीएम का ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेसिडेंट के साथ में समय समय पे इंटरेक्ट करना है, ये भी आपका होमवर्क है यहाँ पे पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। और जीएसटी किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एग्जिस्टेंस में आया। तो आर्टिकल 167 बताया गया है कि ऑलरेडी कंसल्ट करके ही जो कानून है वो एग्जिस्टेंस में लाया जाता है। पार्लियामेंट के एक पावर के बारे में है कि पार्लियामेंट कैसे स्टेट लॉ के रिगार्डिंग में डिसीजन ले सकता है। आर्टिकल 245 के थ्रू, 245 का जो क्लोज सेकंड है उसके थ्रू कि किसी भी कानून को कैसे वहाँ पे स्टेट का जो लॉ है उसको चेंज किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट का जो पावर है उसके बारे में मेंशन हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे रेनफॉल का सिचुएशन हुआ। आप देखिए कि फ्लैश फ्लड का सिचुएशन हुआ, हायर रेनफॉल रिसीव होने की वजह से पीपल्स का जो लाइफ है उसको इम्पैक्ट हुआ है नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स के अंदर में, स्पेशली दिल्ली के आसपास। तो आप देखिए कि जो अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम है वो भी देखने के लिए मिला है कि कैसे अर्बन एरियाज़ को समय के साथ में जो प्लान्ड वे के अंदर में हमें कंस्ट्रक्ट करने का ज़रूरत है। अर्बन प्लानिंग है, अर्बन गवर्नेंस है, उसको हमें कितना कंसीडर है वो करना चाहिए कि अर्बन लाइफ कैसे यहाँ पे, चाहे वो समर का समय हो, अर्बन हीट आइलैंड की वजह से उनका इम्पैक्ट होता है। बारिश का समय हो तो अर्बन फ्लड क्रिएट होता है, वाटर लॉगिंग का सिचुएशन होता है। काफ़ी सारे लोग एवरी ईयर अपना जो लाइफ है उसको भी लॉस करते हैं क्योंकि उनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का जो पोल है, लाइट का जो पोल है उसके साथ में हार्ट उनका टच हो गया और आप देखिए उनका लाइफ है वो लॉस होता है। तो ये अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम्स कंटिन्यूस हमने देखा है जो मानसून सेशन के समय में है। यहाँ पे कुछ पंजाब, हरियाणा, जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश का एरिया है, जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है, वहाँ पे किन रिवर्स के द्वारा जो इम्पैक्ट किया गया, जो अपने जो लेवल है उससे हायर उनका फ्लोइंग हुआ है। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्यास रिवर के बारे में मेंशन है। ब्यास जो रिवर है वो कहाँ से फ्लो करती है? फ्लो करती है ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब से। पंजाब को हम 5 नदियों का एरिया के रूप से जानते हैं। तो आप देखिए कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर है ब्यास जो नदी है। कहाँ से ओरिजिनेट करती है ब्यास जो रिवर है? जो ब्यास कुंड है, ब्यास का कुंड है, ब्यास कुंड है रोहतांग पास के पास में। और हरीके के अंदर में आप देखिए कि सतलुज के साथ में ये मिलती है। हरीके नाम की जो जगह है, हरीके के वहाँ पे जाके ये सतलुज जो नदी है उसके साथ में मिल जाती है ब्यास का जो रिवर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रावी रिवर है। तो ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश का एरिया है, वहाँ पे इन 2 रिवर्स का अपने मार्ग से ऊपर फ्लो करना, उनकी वजह से इम्पैक्ट है, फ्लड सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है। रावी नदी है वो भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। हमारा इंडिया और पाकिस्तान का जो ट्रांस बाउंड्री है वो भी ये क्रिएट करती है। आपने करतारपुर कॉरिडोर के बारे में रीड किया होगा स्टूडेंट्स। करतारपुर कॉरिडोर जो सिखिज्म के रिगार्डिंग में हमारे जो बाबा नानक है, बाबा नानक का जो लास्ट 18 ईयर्स थे अपने लाइफ के वहीं पे उन्होंने बिताए थे करतारपुर कॉरिडोर के वहाँ पे। तो आप देखिए कि रावी रिवर जो है, रावी रिवर वहाँ से फ्लो करती है। करतारपुर कॉरिडोर रावी रिवर के बैंक के ऊपर में सिचुएटेड है।
तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ट्रांस बाउंड्री ये क्रिएट करती है। ब्यास के बारे में अभी हमने देखा, वो ब्यास कुंड से निकलती है, रोहतांग के वहाँ से, और हरीके के अंदर में सतलुज के साथ में अपना कन्फ्लुएंस को कैरी आउट करती है। जो कुल्लू का एरिया है, जो वैली ऑफ कुल्लू है, जो कांगड़ा का एरिया है, वो आप देखिए कि ब्यास रिवर के कन्फ्लुएंस के ऊपर में, ब्यास रिवर के वहाँ पे सिचुएटेड है। अब अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर के रिवर्स के बारे में, जो भी अपने वाटर की वजह से न्यूज के अंदर में है प्रेजेंट समय में, तो आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे एक जो नदी है वो है चेनाब नाम का रिवर है, एक झेलम है। ये यहाँ पे अपने वाटर मोर की अपना हायर वाटर की वजह से जो इम्पैक्ट है वो हुआ है। झेलम कहाँ से निकलती है, कुछ दिनों पहले हमने इसको रीड किया था। वेरीनाग का जो एरिया है, वेरीनाग का एरिया है, और ये चेनाब का ट्रिब्यूटरी है। चेनाब आप देखिए कि कहाँ से निकलती है, जो चंद्रा एंड भागा नाम का दो यहाँ पे स्ट्रीम्स हैं, वो मर्ज करते हुए चेनाब रिवर बनती हैं। चेनाब जो हैं वो कौन सा दो स्ट्रीम्स से हैं, एक तो है चंद्रा, एक है भागा, एक है चंद्रा, एक है भागा, उससे बनता है चेनाब। और चेनाब निकलती है लाहौल के एरिया से। बाद में मैक्सिमम जो नदियां हैं वो इंडस के साथ में अपना मर्जर है उसको कैरी आउट करती हैं। ये इंडस वाटर सिस्टम है वो डेवलप होता है इन सभी नदियों की वजह से। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था रिवर्स के बारे में। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको ऐसे भी प्रिपेयर करना चाहिए। फिर आप देखिए कि जो CAPF के रिगार्डिंग में, कि जो CAPF के जो पर्सनल हैं उनको ऑफिसर्स अपने डोमेस्टिक वर्क के अंदर में इंगेज ना करें। ये तो स्टूडेंट्स ब्यूरोक्रेसी के अंदर में भी काफ़ी अनएथिकल प्रैक्टिस देखने के लिए मिलती है, कि काफ़ी बार आप देखना कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं अपने रील मेकिंग के लिए वो अपने जो पर्सनल्स हैं उनको यूज करते हैं। जो उनका सिक्योरिटी जो लोग हैं उनको भी उनके द्वारा यूज किया जाता है कि वो एक रील है उसको बना सकें। काफ़ी अनएथिकल प्रैक्टिस है जो ओवर द ईयर्स हैं वो देखने के लिए मिलने लगा है। आप देखिए कि जब से इन्फ्लुएंस का सिस्टम सोशल मीडिया के थ्रू इंक्रीज है वो हुआ है। सभी ऑफिसर्स ऐसा कैरी आउट नहीं करते हैं। ब्यूरोक्रेसी के अंदर में कुछ ऐसे भी ऑफिसर्स हैं जो आप देखिए कि अपना जो सब कुछ सेक्रीफाइस करते हुए वर्क के लिए कम्प्लीटली डेडिकेटेड हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डिफेंस फोर्सेज हैं उनके रिगार्डिंग में है, एक IG लेवल के ऑफिसर हैं, उन्हीं के द्वारा ये पिटीशन है वो फाइल किया गया है। तो IG लेवल के जो ऑफिसर हैं उनके पिटीशन में यही है कि जो CAPF के पर्सनल हैं, सपोज कीजिए BSF का कोई पर्सनल है, तो सोल्जर का वहाँ पे पोस्ट के लिए वो रिक्रूट हुआ है, जो ऑफिसर्स अपने हाउस के ऊपर में डोमेस्टिक वर्क के लिए उनको इंगेज है वो ना करें। तो ये पिटीशन है, आने वाले समय में सेंटर से रिस्पॉन्स मांगा गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। BRS नाम का एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि तेलंगाना के वहाँ पे ऑपरेट किया करता है। BRS का आप देखिए कि MLC है जिनको पहले दिल्ली का जो लिकर केस है उसके अंदर में भी उनको जेल के अंदर में रखा गया था। अभी उनको आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से उनको क्विट है वो करना पड़ा है। MLC जो है वहाँ पे एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि MLC का जो पोस्ट है वो क्या हुआ करता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे बाईकैमरलिज्म सिस्टम एग्जिस्ट करता है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस का जो प्रोसेस है वो हुआ करता है। अब आप देखिए कि MLC है वो कितना यहाँ पे उनका सीट होता है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में कितने लोग MLC बन सकते हैं। तो टोटल आपका जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके 1/3 जो सीट्स हैं वो आप यहाँ पे एज ए MLC सीट्स के रूप से बना सकते हो जब भी आपको बाईकैमरलिज्म को एग्जिस्टेंस में लाना है। तो ये तो बाईकैमरलिज्म के बारे में हुआ। नेक्स्ट आप देखिए इसमें 40 मिनिमम आपके MLC होने चाहिए, 40 मिनिमम होने चाहिए, और मैक्सिमम जो है 1/3 यहाँ पे स्ट्रेंथ है। एक्चुअल स्ट्रेंथ किसके द्वारा डिसाइड की जाती है, पार्लियामेंट के द्वारा एक्चुअल स्ट्रेंथ यहाँ पे डिसाइड होता है। 1/3 आप देखिए इसके अंदर भी मेंबरशिप का कुछ क्राइटेरिया है कि 1/3 जो मेंबर रहेंगे वो लोकल बॉडीज से आएंगे। 1/3 जो मेंबर हैं वो कहाँ से आएंगे, जो लोकल बॉडीज हैं उनसे आपको लाना होगा। 1/3 जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाएगा टीचर्स के द्वारा। जो टीचर्स हैं 3 ईयर के लिए कंटिन्यूस यहाँ पे स्टेट के अंदर में उनका प्रेजेंस है। 1/12 जो मेंबर हैं MLC जो यहाँ पे चूज होंगे उनका जो इलेक्शन प्रोसेस है उनको जो इलेक्ट है वो किया जाएगा। ग्रेजुएट्स हैं 3 ईयर तक का उनका 3 ईयर बाय द 3 ईयर के वो ग्रेजुएट्स हैं और स्टेट के अंदर में रहा करते हैं एक टाइम पीरियड के रिगार्डिंग में। और 1/3 जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाएगा स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि 1/12 का जो वहाँ पे नॉमिनेशन प्रोसेस है वो दिया गया है कि मीन्स टोटल आप देखिए कि जो इसमें 1/4 जो हैं
वो बेसिकली गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट है, वो किए जा सकते हैं। तो गवर्नर नॉमिनेशन का भी प्रोसेस है यहाँ पे एज ए एमएलसीज के रूप से कुछ ही स्टेट्स के अंदर में बाइकैमरलिज्म सिस्टम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉरेन कंपनीज के बारे में है कि रिसेंटली जो ग्लोबल अनसर्टिनिटी का सिचुएशन क्रिएट हुआ, तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर में ही 2 लाख करोड़ के आसपास के जो प्रोजेक्ट हैं फॉरेन कंपनीज के द्वारा रोके गए हैं। मिनी ट्रेड डील है वो एग्जिस्टेंस में आने वाला था। ट्रेड के भी जो टैरिफ के आप देखिए कि कंटिन्यूस जो थ्रेट किया गया यूएस के द्वारा, तो उसका भी इम्पैक्ट है वो हुआ है। फॉरेन कंपनीज ने अपने जो प्रोजेक्ट हैं वो रोके हैं, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है अनसर्टिनिटी सिचुएशन के पर्सपेक्टिव से। आज स्टूडेंट जो एडिटोरियल्स हैं, लार्जर एडिटोरियल, तो आप देखिए कि हम जो एडिटोरियल का जो क्लास होता है उसमें हम डिस्कस किया करते हैं। स्मॉलर जो एडिटोरियल्स हैं जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, एक रेन के बारे में है और एक पॉलिटिकल डिस्कशन का है। तो स्टूडेंट्स डाटा का जो पेज है वहाँ पे आप देखिए कि डिसेबल्स के बारे में है कि हमारे कंट्री के अंदर में जितने भी डिसेबल लोग हैं, डिसेबल लोगों के अंदर में जो 40% है, ये इवन लेस देन 40% भी डिसेबल ऐसे लोग हैं जिनके पास में जो प्रॉपर आईडी बनाने के लिए कहा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ, आप देखिए कि जो डिपार्टमेंट है इन लोगों को जो बेनिफिट, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद द डिसेबिलिटी, तो उनका बेसिकली यहाँ पे एक यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड बना था, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड उसको बनाना था। तो लेस देन 40% के आसपास डिसेबल पर्सन है, उन्होंने अभी अपना जो कार्ड है वो बना है, उनको बेनिफिट रिसीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या लोगों ने नहीं बनवाया या क्या ऐसा रीज़न है कि ये कार्ड एग्जिस्टेंस में नहीं आए? काफ़ी सारे ऐसे भी यहाँ पे एप्लीकेशन बताए गए हैं, 11 लाख के आसपास एप्लीकेशन ऐसे हैं जो पेंडिंग सिचुएशन में हैं। तो वर्किंग प्रोसेस का प्रॉब्लम है कि जो उनके यूनिक डिसेबिलिटी जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं वो नहीं बने हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद द डिसेबिलिटी के द्वारा एक सब स्कीम के रूप से स्टार्ट किया गया है, इनको जो बेनिफिट है वो देने के रिगार्डिंग में। कल हमने एडिटोरियल के अंदर में ही रीड किया था स्टूडेंट्स की डेट जो हमारे सिकल सेल एनीमिया है उसको भी इंक्लूड करने के बारे में कि कैसे जो फिजिकल डिसेबिलिटी का जो बेंचमार्क है वही इम्पोर्टेंट नहीं है, मेंटल स्टेबिलिटी बॉडी के अंदर में कैसे वो इम्पैक्ट करता है उनको भी इंक्लूड है वो किया जाए। एक बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे यहाँ पे डिसेबल सेक्शन में हुआ करता है कि उनको सर्टिफिकेशन जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना होता है। वल्नरेबल सेक्शन के जो लोग हैं वो मोर डिसेबल हैं, उनको मोर यहाँ पे राइट्स का ज़रूरत है, और ऑलरेडी आप देखिए कि वो हमारे इंस्टीट्यूशंस का एक्सेसिबिलिटी उनका लो है वो हुआ करता है। तो ये कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो यहाँ पे एक रुकावट का काम करते हैं डिसेबल पर्सनस को अपना बेनिफिट रिसीव करने के रिगार्डिंग में। रिजर्वेशन के बारे में है, काफ़ी बार पॉलिटिकल डिस्कशंस में हुआ करता है कि जिनका जितना पॉपुलेशन है उन लोगों को 80% हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर देंगे, 90% हम दे देंगे। तो उसी के बारे में कहा गया है कि 15% का जो कैप है उसको एक्सीड करना चाहिए, जो अभी भी एक्सीड सिचुएशन में है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को अगर हम काउंट करें। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल जो 15 है, आर्टिकल 15 और 16 इक्वलिटी के रिगार्डिंग में ये आर्टिकल हैं, गारंटी करते हैं इक्वलिटी सभी पर्सन्स को एडमिशन इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में। इक्वल वे के अंदर में आपका एजुकेशन जो यहाँ पे राइट है उसको इंश्योर किया जाएगा, एजुकेशन में जो एडमिशन प्रोसेस को। एजुकेशन के अलावा आप देखिए कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन और जो एम्प्लॉयमेंट है उसके रिगार्डिंग में आपको जो राइट है वो ये ग्रांट करते हैं। बट स्टूडेंट्स सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के रिगार्डिंग में कुछ स्पेशल प्रोविज़न है वो भी बनाए गए हैं, जैसे कि हमारा जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट का जो कम्युनिटीज़ हैं, शेड्यूल ट्राइब का जो कम्युनिटीज़ हैं, हमारा जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, ओबीसी कम्युनिटीज़ हैं, स्पेशली जो मैक्सिमम एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर का भी कम्युनिटी है इसके अंदर में। फिर आप देखिए कि ओबीसी के अलावा अब रिसेंटली जो ईडब्ल्यूएस का जो कैटेगरी है, तो इनको यहाँ पे जो स्पेशल जो प्रोविजंस हैं सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के रिगार्डिंग में प्रोविज़न है वो बनाए गए, इनको जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। डिसेबल पर्सनस के बारे में हमने देखा तो उनको भी 4% का जो डिसेबिलिटी का यहाँ पे रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो हुआ करता है। क्या समय के साथ में कहा गया है कि हमें मेरिट को ही कंसिडर करना है, इन लोगों को यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं देना है। तो आप देखिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिस्कशन के दौरान में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि समय के साथ में जिनके साथ में इनजस्टिस हुआ है उनको मेन स्ट्रीम में ऐड करने के रिगार्डिंग में उनको जो रिजर्वेशन है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं वो देने का ज़रूरत है कि वो एजुकेशन ले सकें, एम्प्लॉयमेंट में अपना जो प्रेजेंस है उसको कैरी आउट कर सकें।
अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये जो कैपिंग प्रोसेस है कि इससे ज़्यादा एक्सीड है वो नहीं करना होना चाहिए, रीजनेबल लिमिट से ज़्यादा। 1962 के समय एक बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर का एक केस है जिसमें कहा गया था कि रीजनेबल लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर जब ईडब्ल्यूएस को ओबीसी को जब रिजर्वेशन दिया गया, वीपी सिंह गवर्नमेंट जो होता है, जब एक काफ़ी फेमस एक पॉलिटिकल स्लोगन भी आता है, कमंडल वर्सेज मंडल का एक आता है, मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट है उसको एग्जिस्टेंस में लाया गया। 27% रिजर्वेशन दिया गया बैकवर्ड क्लासेज को जो मैक्सिमम एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। तो स्टूडेंट्स उस समय में फिर एक केस आता है, केस का नाम है इंदिरा साहनी। इंदिरा साहनी इंदिरा साहनी केस के द्वारा उस समय कहा गया 50% का जो कैपिंग है वो जरूरी है, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि 20% जो रिजर्वेशन है वो ये वैलिड है ओबीसी के रिगार्डिंग में। फिर स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस का जब रिजर्वेशन एग्जिस्टेंस में आया तो जनहित अभियान ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग में केस है 2022 का, जब सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 के साथ में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है उसको भी वैलिड है वो दे दिया गया। अब ये तो रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे हुआ। अब इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट ये हैं कि जिन लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी उनका एजुकेटेड फैमिली है, वो अपना बेनिफिट है उसको कंटिन्यूस रिसीव है वो करते हैं। ओबीसी के रिजर्वेशन के अंदर में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट किया करता है, बट क्रीमी लेयर आप देखिए कि उसके भी जो प्रोविजन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि क्रीमी लेयर उसी समय में आप अगर आप डायरेक्टली ए क्लास ऑफिसर हो तो आपके जो पेरेंट्स हैं तो उस समय आपके ऊपर में जो क्रीमी लेयर है वो एग्जिस्ट करेगा। उसके भी काफ़ी जो लूप होल्स हैं वो लोग वहाँ पे कैरी आउट हैं वो करते हैं। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस के बारे में हम बात करें तो रिसेंटली यूपीएससी के रिगार्डिंग में भी काफ़ी सारे जो सर्टिफिकेशंस के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस हैं वो रेज हुए थे। अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन है उनको भी वहाँ पे जो क्रीमी लेयर के अंदर में इंक्लूड किया जाए, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के अंदर में ऑब्जर्व किया गया था। और आप देखिए फिर गवर्नमेंट ने उस डिसीजन को एग्जिस्टेंस में नहीं लाया। और ओबीसी के रिगार्डिंग में तो सब कैटेगराइजेशन का एक डिस्कशन हुआ करता है कि हमें जो सब कैटेगराइजेशन है उसको कैरी आउट है वो करना है। सब कैटेगराइजेशन क्या है? जब आप देखिए कि मैक्सिमम कम्युनिटीज़ को ओबीसी के अंदर में रखा गया है, काफ़ी ज़्यादा लार्जर नंबर के अंदर में हैं। उनमें कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो बेटर सिचुएशन में हैं, जो बेटर बेनिफिट को रिसीव करती हैं। तो कैटेगराइजेशन अगर कर दिया जाए तो जिससे कि सभी लोगों को एक एक कैटेगरी में रखा जाएगा तो वहाँ पे उनको बेनिफिट है वो हो सकता है। तो समय के साथ में हमारी कंट्री में अगर हमें मेरिट को कंसीडर करना है, जो यहाँ पे लोगों को एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिले उसका भी वायलेशन नहीं होना चाहिए, तो एक लिमिट तक ही रिजर्वेशन है वो यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। मेरिट को अगर हम इम्पैक्ट करेंगे तो ओवरऑल एफिशिएंसी है उसको भी वो इम्पैक्ट है वो करेगा। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली रिजर्वेशन के बारे में था। जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के विजिट के लिए आए हैं, तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन कैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कैरी आउट कर सकते हैं उसके डिस्कशन के बारे में है। जर्मनी से ये भी डिस्कस किया गया कि कहीं यूएस के द्वारा अगर कहा जाता है कि आप सेकेंडरी टैरिफ हैं वो इंडिया के अगेंस्ट में इम्पोज कीजिए तो आपके द्वारा किया गया तो कैसे वो इम्पैक्ट करेगा। हमारे जो मेजर जो इश्यूज हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिगार्डिंग में वो डेयरी का सेक्टर है। डेयरी के अलावा आप देखिए कि जो सेक्टर है वो हमारे यहाँ पे है कि एग्रीकल्चर का। और इंडिया आप देखिए कि कंजर्वेटिव है, हमारे डोमेस्टिक सेक्टर के रिगार्डिंग में हम इन सेक्टर्स को ओपन है वो नहीं करना चाहते हैं। तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के डिस्कशन के बारे में था। ग्लोबल अनसर्टिनिटी के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया है। हमारे कंट्री का यहाँ पे आप देखिए कि जो प्री स्कूलिंग का जो सिस्टम हुआ करता था, स्कूल के पास में ही आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा, रिलोकेट किया जाएगा, जिससे कि बोथ का जो कोलोब्रेशन है वो हो सके। क्यों करना है कोलोब्रेशन? जो अर्लियर जो चाइल्डहुड के जो डेज होते हैं ब्रेन के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में, बॉडी के रिगार्डिंग में वो इम्पोर्टेंट डेज हुआ करते हैं। मैक्सिमम जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है इनिशियल समय में ही डेवलप होता है। तो स्टूडेंट्स न्यूट्रिशनल प्लस में जो एजुकेशन का जो फाउंडेशन है उसको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट का ये प्लान है कि 11 लाख के आसपास जो आंगनवाड़ी सेंटर्स और स्कूल्स हैं उनको एक जगह लिंक है वो किया जाएगा। तो आप देखिए कि प्री स्कूलिंग और जो न्यूट्रिशनल जो डिमांड है इनिशियल पार्ट के अंदर में उसको यहाँ पे किया जा सके। रिसेंटली हमने आंगनवाड़ीज़ के बारे में देखा है कि 14 आंगनवाड़ीज़ हैं। स्टेट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर डेवलप किए जाएं हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जिससे उनका कंपटीशन के अंदर में अदर सेंटर्स भी यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आए हैं।
तो ये आंगनवाड़ी के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो तमिलियन रिफ्यूजीज हैं जो श्रीलंका से इंडिया के लिए आए थे उनको एग्जेम्पशन दिया गया है, जो पहले उनको एग्जेम्पशन नहीं हुआ करता था, कि 9 जनवरी 2015 से पहले जो इंडिया में आ चुके हैं उनको यहाँ पे किसी तरीके का जो पीनल प्रोविज़न है उससे जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू तमिलियंस को जो इंक्लूड है वो नहीं किया गया था, जो तमिल रेफ्यूजी जो श्रीलंका से आए थे वहाँ पे सिविल वॉर की सिचुएशन के दौरान में। उस समय में ओनली ऐसी कम्युनिटी हैं 6 कम्युनिटी जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं और वहाँ पे माइनॉरिटी के अंदर में थे, इंडिया में वो आए थे। तो उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस बताया गया था। नेचुरलाइजेशन वैसे नॉर्मली 11 ईयर हुआ करता है, उस एक्ट के अंदर में उसको 5 ईयर कर दिया गया कि 5 ईयर के अंदर में वो कंटिन्यूस इंडिया में रहते हैं तो वो अपना सिटीजनशिप के लिए अप्लाई है वो कर सकते हैं। यहाँ पे तमिलियंस को भी जो एग्जेम्पशन है वो दिया गया है। कॉफ़ी का जो हमारा एरिया है कंट्री में, कौन सा एरिया है जहाँ पे कॉफ़ी का मेजरली प्रोडक्शन हुआ करता है, चिकमंगलूर का एरिया है, कर्नाटका के अंदर में चिकमंगलूर है। कुर्ग का एरिया है, चिकमंगलूर है, कुर्ग है। हसन नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, हसन भी वहीं पे ही है। तो उन एरियाज़ के अंदर में कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो इम्पैक्ट हुआ है एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से, कंटिन्यूस जो सनलाइट है वो रिसीव ना होने की वजह से। और आप देखिए कि रेन के द्वारा भी कॉफ़ी के प्रोडक्शन को जो इम्पैक्ट है वो किया है यहाँ पे। तो कॉफ़ी हार्टलैंड के बारे में है। अब आपके लिए यहाँ पे एक और होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि हमारे कंट्री के अंदर में काफ़ी सारे बोर्ड्स हुआ करते हैं, जैसे कि आप देखिए कि अभी टर्मरिक बोर्ड है जिसको स्टार्ट किया गया तेलंगाना के, वहाँ पे आदिलाबाद की जगह है जहाँ पे टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। तो कॉफ़ी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? कॉफ़ी बोर्ड क्या बेंगलुरु के अंदर में है या कलकत्ता के अंदर में है? यूपीएससी क्या ऐसे सवाल पूछता है। 2022 का प्रीलिम्स का पेपर, टी बोर्ड के बारे में क्वेश्चन था, क्या उसका कोई अदर ब्रांच इंडिया के बाहर भी ओपन है, वो हुआ है। तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ पे अरेबिका कॉफ़ी है, वहाँ पे और भी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉफ़ीज हैं जिनको जीआई टैग है वो भी दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सूडान के बारे में है, सूडान का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे एक एरिया है दरफूर का एरिया। दरफूर जो रेबल ग्रुप्स हैं उनके द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। वहाँ पे लैंडस्लाइड का इंसिडेंट हुआ और लैंडस्लाइड के अंदर में आप देखिए कि लोगों का लाइफ लॉस हुआ है। तो उन्हीं लोगों के बारे में है कि बॉडीज़ को रिकवर है वो किया गया है। पोलैंड जो कि आप देखिए कि यूक्रेन के पास में सिचुएटेड है, पोलैंड के लीडर यूएस के विजिट के लिए गए हैं, उनके वहाँ पे डिस्कशन किया गया तो उसके बारे में मेंशन है। पोलैंड यूएस के पास में सिचुएटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि पाकिस्तान का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है, क्वेटा का एरिया है, बलूचिस्तान का एरिया है, वहाँ पे बॉम्बिंग हुआ है, कुछ लोगों का डेथ हुआ। एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है बट आपको जगह पता होना चाहिए कि क्वेटा नाम की जो जगह है जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के वहाँ पे है। और स्टूडेंट जो क्योटो जो सिटी है वो कहाँ पे है? जो बनारस का हम एक सिमिलर रूप से या सिस्टर सिटी के रूप से हम कंसिडर करते हैं। क्योटो जो है वो जापान के अंदर में है। क्योटो आप देखिए कि काफ़ी डेवलप सिटी है, उसी के लाइन के ऊपर में हमें जो बनारस है उसको डेवलप करने का एक प्रोजेक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आया था। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएन की फोर्सेज ने कहा है, यूएन की फोर्सेज के ऊपर इम्पैक्ट जो अटैक हुआ है इजराइलीज़ के द्वारा, तो लेबनान के अंदर में जो यूएन की फोर्सेज वहाँ पे सिचुएटेड हैं, पीस कीपिंग फोर्सेज, उनके ऊपर ये अटैक को बताया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि चाइना के अंदर में अपना जो 80 जो उनका जापानीज एग्रेशन है जिससे उन्होंने विक्ट्री को अचीव किया था, तो उस एनिवर्सरी के अंदर में अपना जो मिलिट्री का जो पावर है उसको शो किया गया है। रसिया के जो लीडर हैं, नॉर्दर्न कोरिया के जो लीडर हैं वो प्रेजेंस में थे वहाँ पे, और भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ के जो लीडर हैं वो रहे थे। हमारे पीएम सर तो वहाँ से आ चुके हैं, उन्होंने इस एनिवर्सरी 80 एनिवर्सरी के अंदर पार्टिसिपेट है वो नहीं किया। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यूएन के द्वारा कहा गया गजा के बारे में कि जो गजा स्ट्रिप का एरिया है जो कि साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल के अंदर में है, वहाँ पे काफ़ी सारे चिल्ड्रंस स्टारवेशन की वजह से ही नहीं, डिसेबिलिटी भी आप देखिए कि उनको इम्पैक्ट किया है। 21,000 के आसपास जो चिल्ड्रन है वो डिसेबल हुए हैं वहाँ पे वॉर सिचुएशन के अंदर में। और स्वीडन के फॉरेस्ट एरिया के अंदर में, स्वीडन जो है उसके फॉरेस्ट एरिया के अंदर में उन्होंने आप देखिए कि स्पेस के रिगार्डिंग में प्रोग्राम को कैरी आउट किया है। उसको यहाँ पे बताया गया कि स्वीडन जहाँ पे रेंडर्स हैं उनका प्रेजेंस होता है, काफ़ी और भी अदर एनिमल्स पाए जाते हैं, जो कि एक तो आप देखिए कि मैक्सिमम समय तो आइस हुआ करता है। और अब वहाँ पे बताया गया है कैसे फॉरेस्ट एरिया के अंदर में स्पेस के रिगार्डिंग में उनका एक एक्सप्लोरेशन जो मिशन है वो वहाँ से लॉन्च हो सकता है।
तो स्पेस रेस की पर्सपेक्टिव से ये शो करता है कि फॉरेस्ट एरिया के अंदर में भी स्पेस के जो मिशंस हैं वो कैरी आउट होने लगे हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए, और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, वो आपका होमवर्क है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।